नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस वक्त बड़ी और दुखद खबर से। मुंबई में अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का निधन हुआ और वहीं आपको बता दें डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक से ये निधन हुआ है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें बिग बॉस के विजेता भी रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला और बिग बॉस के विनर रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला और टीवी का जाना माना नाम थे सिद्धार्थ शुक्ला। और वहीं इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर वो भी एक्टर और बिग बॉस विनर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। और वहीं आपको बता दें करीब 40 साल की उम्र थी, जिसके बाद अब टीवी इंडस्ट्री और बिग बॉस विनर के सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। टीवी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया और मुंबई के कुपुर अस्पताल ने सिद्धार्थ शुक्ला के हार्ट अटैक से निधन होने की पुष्टि की है। और वहीं इसके अलावा आपको जानकारी दे दें अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया है और मुंबई के कुपुर अस्पताल ने सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि भी की है। और वहीं 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हुई और जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, लेकिन उसके बाद वो उठ नहीं पाए। और वहीं अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। और वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शौक में है और तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और वहीं इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था और सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। और वहीं मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी और साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था और 2018 में वो बाबुल का आंगन छोटे नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू के सीरियल से बनी थी और जिसने उन्हें घर घर तक पहचान दिलाई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी सिद्धार्थ शुक्ला ने काम किया हुआ है। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया और उन साल 2014 में आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में वो दिखाई भी दिया और इस साल उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज भी आई थी, जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, जहां पर बिग बॉस के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो चुका है और वहीं पूरे टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। और वहीं तमाम अभिनेता और अभिनेत्री सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का कल देर रात राजधानी दिल्ली में निधन हो गया और उनके बेटे कुशासन मित्रा ने इस बात की जानकारी दी। और मित्रा पायनियर के संपादक भी रहे हैं। और वहीं चंदन मित्रा बीजेपी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन साल 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। और चंदन मित्रा के निधन पर पीएम मोदी के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने भी शोक जताया है। राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन है कि क्या पता क्या दिख जाए, लेकिन अब शेखावटी यूनिवर्सिटी का स्लोगन भी इसी से मिलता जुलता खूब चर्चा में है। पता नहीं क्या निकल जाए। जी हाँ, शेखावटी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं मजाक सी बन गई है, क्योंकि किस कक्षा और विषय के पेपर लिफाफे में किस कक्षा और विषय का पेपर निकल जाए कुछ पता नहीं है। और वहीं लगातार तीसरे दिन आज भी एमकॉम के लिफाफे में एमए के पेपर निकले और जानकारी के मुताबिक आज सुबह की पारी में एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था और पेपर 2 लिफाफे में पैड
पैक्ड आए थे। ऊपर नीले रंग के लिफाफे में एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ था, लेकिन जो ही उसके अंदर खाकी रंग के लिफाफे को देखा गया तो उसमें एमए उर्दू लिखा हुआ था और वहीं सतर्कता से वो लिफाफा नहीं खोला गया और ये पेपर आउट होते होते बच गया। जानकारी के अनुसार एमए उर्दू का पेपर भी आज ही 11 बजे होना था, लेकिन लिफाफा खोलने की बजाय कॉलेज प्रशासन ने इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी को दी तो यूनिवर्सिटी ने दूसरी पास की कॉलेज से मोरारका कॉलेज में एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर उपलब्ध करवाए और विद्यार्थियों को पेपर दिए गए। और आज भी इस गफलत के कारण करीब 10 से 12 मिनट लेट विद्यार्थियों को पेपर मिले, जिससे फिर से विद्यार्थियों में टेंशन बढ़ गई। और वहीं आपको बता दें कि आज लगातार तीसरे दिन है जब किसी विषय के लिफाफे में अन्य किसी विषय के पेपर निकले और पहले दिन जहां मोरारका कॉलेज में एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिफाफे में एमएससी मैथ्स के पेपर निकले थे, वहीं दूसरे दिन यानी कि कल कई कॉलेजों में एमएससी बॉटनी के लिफाफे में एमए हिस्ट्री के पेपर निकले थे, जिसके कारण पेपर आउट मानते हुए एमए हिस्ट्री की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। और वहीं आज एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिफाफे में एमए उर्दू के पेपर निकले हैं और वहीं पेपर आउट होते होते बच गया है। उदयपुर में शहर से सटे गांव की सड़कों पर वन्य जीवों का दिखना अब आम होता जा रहा है। पिछले दिनों तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों के दिखने के बाद एक बार फिर मगरमच्छ सड़क पर नजर आया है और बड़ी मदार रोड पर मंगलवार देर रात मगरमच्छ के दिखने से एक बार तो वाहन चालकों में भी हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने मगरमच्छ के मूवमेंट का वीडियो बनाया और वहीं मगरमच्छ मदार तालाब से निकलकर पहाड़ी की ओर चला गया। दरअसल उदयपुर शहर के मदार तालाब में कई मगरमच्छ रहते हैं और कई बार ये मगरमच्छ तालाब से निकलकर गांव की सड़कों से होते हुए आबादी तक पहुंच जाते हैं और इससे पहले भी गांव की मुख्य सड़क तक मगरमच्छ आ गए थे और मगरमच्छ के मूवमेंट का ये इलाका आबादी बस्ती से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से 3 नाबालिग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। मंडली थाने में 3 नाबालिग बालिकाओं की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है और पुलिस की अलग अलग टीमें नाबालिग बच्चों की तलाश में जुटी है। और मंडली थाना अधिकारी सुमन बुंदेला ने बताया कि मंगलवार देर शाम थाने में एक लापता की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें बताया गया है कि अचानक 3 लड़कियां घर से लापता हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में पता चला है कि तीनों बालिकाएं बनियावास से टैक्सी में बैठकर गई थी और बताया जा रहा है कि टैक्सी में सवार होने के बाद बस से जोधपुर गई। और वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बालोतरा वृत्ता अधिकारी को मंडली थाना में ही कैंप करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमों के साथ ही परिवार के लोग लगातार छानबीन कर रहे और बच्चों के लापता होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। उत्तराखंड में बरस रही आफत की बारिश ने चारों ओर तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 सितंबर तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही 4 सितंबर से बारिश में फिर तेजी आएगी और राज्य के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के भारी बारिश के इस पूर्वानुमान से दोबारा आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने भले ही 3 सितंबर तक भारी बारिश से राज्य में कुछ राहत मिलने की आशंका जताई हो, लेकिन 4 सितंबर से राज्य में फिर भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और अभी राज्य में लगातार आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और ऐसे में 2 दिनों की राहत के बाद फिर से भारी बारिश के अलर्ट से हालत खराब हो सकते हैं। और वहीं 15 सितंबर तक उत्तराखंड में मानसून सीजन सक्रिय रहता है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी आफत की बारिश से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें, धारचूला पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के साथ ही जुम्मा गांव के हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी एसएसबी कैंप में जुम्मा के जामुनी तोक के आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की।
पीड़ित परिवार को राहत राशि 4-4 लाख रुपए देने का भी आश्वासन दिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। और वहीं 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोगों सहित एक पुलिस अधिकारियों भी शहीद हो गए थे। और राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा हैं। भले ही हमें अलग राज्य मिल गया हो, लेकिन शहीदों को अपने आज सपने आज भी अधूरे हैं। और आज मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। राज्य में विजेंद्र पंडित ने बताया कि खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में गढ़वाल टेरेस से जुलूस लेकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूलाघर जा रहे थे और इस दौरान गनहिल की पहाड़ी से किसी ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए आंदोलनकारी कार्यालय में जाने लगे। इसी बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी और इसमें 6 आंदोलनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही सेंट मैरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 सितंबर 1994 को हुए मसूरी गोलीकांड की बरसी पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों के संघर्ष और बलिदान से हुआ है। राज्य बनाने के लिए अनेक आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन उन शहीदों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनके संघर्ष के बल पर राज्य का निर्माण हुआ। राज्य के विकास के लिए हर व्यक्ति को निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पित होकर योगदान देना होगा। बिहार में अवैध तरीके से बालू का धंधा करने के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गई खनन विभाग के अधिकारियों और पुलिस पर बालू माफियाओं ने बुधवार को हमला कर दिया। बालू माफिया और उनके गुर्गों ने खनन अधिकारी और पुलिस बल के जवानों को दौड़ा कर पीटा और उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस घटना के बाद बांका के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और खनन विभाग की टीम विभागीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ बुधवार को नियमित गश्ती पर निकली थी और इस दौरान भागलपुर हंसडिया मुख्य सड़क मार्ग पर पुंसिया बाजार के निकट बाराहाट रजौन थाने की सीमा पर टीम ने एक बालू लदे ट्रक को पकड़ा और इसके बाद मिली सूचना के आधार पर टीम बालू के अवैध धंधे की तह तक जाने के लिए बाराहाट प्रखंड के मिर्जापुर गांव की ओर बढ़ी और इस दौरान एक बालू लोड ट्रैक्टर उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसे खनन विभाग की टीम की भनक लग गई और खनन विभाग की टीम को देखते ही चालक ट्रैक्टर को सड़क किनारे रोककर भागने लगा और वहां पहले से खड़े कुछ बालू तस्करों ने खनन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को देखकर उनकी गाड़ी रोककर उलझ गए और इसी दौरान बड़ी संख्या में अन्य बालू के धंधेबाज भी वहां पहुंच गए और उन्होंने खनन विभाग के अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। पहले तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लैंड जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की मांग है कि सुरक्षा की खातिर एक विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देने चाहिए। हालांकि कांग्रेस इसे वोट की राजनीति मान रही है, लेकिन संत समाज से बीजेपी को इस मुद्दे पर समर्थन मिलता दिख रहा है। पहले लव जिहाद से परेशान थे, पर अब तो लैंड जिहाद की एक तरह से शुरुआत सी हो चली है और वो भी उत्तराखंड से, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। अगर नहीं रोका गया अभी तो पूरे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संघी अजेंद्र अजय का, जिनके पास उत्तराखंड बीजेपी के भी कई महत्वपूर्ण पद रहे और वो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करते हैं और निकट भविष्य में भी ये जिम्मेदारी उनके ही पास है। बीजेपी नेता साफ शब्दों में केवल एक विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान प्रतिबंध करने में लगे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में भी विशेष समुदाय के किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान के विरोध में मुखर हो गए हैं। और लैंड जिहाद को देश को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए बीजेपी नेता ने
बताया कि राज्य में हमेशा से सनातन परंपरा रही है और ये संतों की भूमि है, जहां हमेशा से संत तपस्या करते आए और युगों युगों तक ऐसे ही ये देवभूमि देवताओं का घर मानी जाती रही है। और लिहाजा इस गंभीर मुद्दे पर न केवल मैंने पत्र लिखा बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खुद मुलाकात भी की है और राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर अत्यंत गंभीर और सकारात्मक रुख अपना रहे।